Myself Chandan Sharma and I'm here with my new topic of pharmacokinetics and its metabolism. तो यार अपने एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पढ़ चुके हैं और अब जो पढ़ना है अपने को ड्रग के बारे अब जो पढ़ना है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपने को ड्रग से रिलेटेड वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग से मैं आपको समझाऊं तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके व्यू से? एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है वो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी चीज को किसी भी ड्रग को आपको एक्सक्रीट आउट करवाना है तो एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए उस ड्रग को मेटाबोलाइज करवाना पड़ता है। उस ड्रग को मेटाबोलाइज करवाने का मेरा ये मतलब है, आप समझना कि मेटाबॉलिज्म की नीड क्यों पड़ी। मेटाबॉलिज्म की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसा है जो किसी कॉम्प्लेक्स चीज को कुछ सिंपल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कुछ मोर कॉम्प्लेक्स को लेस कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई टेढ़ी चीज है जिसको सीधा बना के दे रहा है आपको। मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसा है जो मोर कॉम्प्लेक्स को लेस कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा है आपको। तो क्या ड्रग्स भी कुछ ऐसा ही है। ड्रग्स को भी मेटाबोलाइज इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराना पड़े। ड्रग्स इनएक्टिवेट स्टेट के अंदर है तो उनको एक्टिवेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़े। ड्रग इनएक्टिवेट है या फिर ड्रग ज्यादा एक्टिवेट है तो उसको लेस एक्टिवेट करवाना पड़े। ड्रग के साथ किसी चीज को बाइंड करवाना पड़े, बाइंड करवा के आगे काम करवाना पड़े अपने को। तो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसा है जो कि एक्सक्रीशन के अंदर इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोला मैंने? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसा है जो एक्सक्रीशन के अंदर इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। इस लाइन के ऊपर पूरा बेस है मेटाबॉलिज्म का कि मेटाबॉलिज्म वर्ड आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, इजीनेस या फिर एजनेस इन एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म ड्रग के साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो ड्रग जो होगी उसके अंदर उसको एक्सक्रीट आउट होने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आराम से एक्सक्रीट आउट होएगी वो ड्रग। और जाहिर सी बात है अगर कोई ड्रग ली है तो उसको एक्सक्रीट करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो बॉडी में ही रहेगी तो वो क्या करने लग जाएगी? टॉक्सिसिटी कोज करने लग जाएगी। तो उसका फंक्शन जब पूरा हो जाए तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देना एक अच्छा मेटाबॉलिज्म कहलाता है किसी भी ड्रग का। तो अपने मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मेटाबॉलिज्म को दो फेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, फेज 1 एंड फेज सेकंड। दो फेज के अंदर डिवाइड किया, फेज 1 और फेज सेकंड। फेज 1 के अंदर तो क्या करा जाता है? फेज 1 के अंदर के अपने दो काम करते हैं। फेज 1 के अंदर ड्रग के साथ दो काम होते हैं। सबसे पहले तो ड्रग को क्या किया जाता है? ड्रग को ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ा जाता है, छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक किया जाता है ड्रग्स को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है फेज 1 रिएक्शन के अंदर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप इनएक्टिवेट ड्रग को क्या करवाते हो? इनएक्टिवेट ड्रग को फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड कराते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने कहा फेज 1 के अंदर ड्रग के दो काम है। मतलब ड्रग के साथ मेटाबॉलिज्म के फेज 1 के अंदर ड्रग के साथ दो चीजें होती है। सबसे पहली तो क्या है? ब्रेक डाउन, मतलब उसको ब्रोक किया जाता है, ड्रग्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है। और दूसरा क्या होता है? जितनी भी इनएक्टिवेटेड ड्रग्स होती है उन इनएक्टिवेटेड ड्रग के साथ फंक्शनल ग्रुप को एक्टिवेट किया जाता है। ये दो पॉइंट समझ आए? अब जब उसको क्या कर दिया जाएगा? जब उसको ब्रोक डाउन कर दिया जाता है तो होता क्या है? जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी क्या होता है? ब्रेक डाउन करने के बाद उसको इनएक्टिवेशन किया जाता है ड्रग्स का। जैसे ही उसको ब्रेक डाउन कर देंगे वैसे क्या होगा? ड्रग का इनएक्टिवेशन हो जाता है। और ये इनएक्टिवेशन ही फेज 1 का क्या कहलाता है? इनएक्टिवेशन ही फेज 1 का प्राइमरी मोटिव कहलाता है। इनएक्टिवेशन फेज 1 का क्या कहलाता है? प्राइमरी मोटिव कहलाता है। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो प्राइमरी मोटिव होता है फेज 1 का वो क्या है? ड्रग इनएक्टिवेशन। ड्रग को क्या करवा देना? इनएक्टिवेट करवा देना। ड्रग को या तो ब्रेक डाउन करवा देना या फिर ड्रग के साथ जो इनएक्टिवेट ड्रग है, ऑलरेडी इनएक्टिवेट है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देना। तो ये फेज 1 का मेजर या फिर प्राइमरी मोटिव होता है। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं फेज सेकंड के बारे में। फेज सेकंड रिएक्शन जो होती है मेटाबॉलिज्म की, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको अपने कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फेज सेकंड रिएक्शन को अपनी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ड्रग थी, जिस इनएक्टिवेटेड ड्रग को अपनों ने फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ा था, उस ड्रग को अब क्या किया जाता है? फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर भेजा जाता है। क्या बोला मैंने? कि फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जिस इनएक्टिवेटेड ड्रग को अपनों ने फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ा था, उस फंक्शनल ग्रुप उस ड्रग को अपने कहां भेजते हैं? फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर भेजते हैं। और फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर वो ड्रग और फंक्शनल ग्रुप जो फेज फर्स्ट रिएक्शन से आए हैं उसके साथ क्या किया जाता है? उसके साथ कॉन्जुगेट को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है उसके साथ?
कॉन्जुगेट को जोड़ा जाता है। और हमेशा याद रखना कॉन्जुगेट कैसा होगा, कॉन्जुगेट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। कैसा होगा कॉन्जुगेट, हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो ये है फेज सेकेंड रिएक्शन का काम, कि जो फेज फर्स्ट के अंदर इनएक्टिवेटेड ड्रग को आपने फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ा था, उस ड्रग को अब आप क्या करोगे, फेज सेकंड रिएक्शन के लिए भेज दोगे। फेज सेकंड रिएक्शन के लिए वो ड्रग चली जाती है और फेज सेकंड के अंदर उसके साथ जाके क्या होता है, उसके साथ जाके कॉन्जुगेट बाइंड हो जाता है। और कॉन्जुगेट बाइंड हो जाता है मतलब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाइंड होता है, दवाई क्या हो जाती है, जो ड्रग होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। एंड जैसे ही ड्रग आयोनाइज हो जाती है, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ही बताया था, एब्जॉर्प्शन में भी बताया था, कि ड्रग जैसे ही आयोनाइज होती है वैसे ही ड्रग क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल हो जाती है। और जैसे ही ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, क्या ड्रग आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो क्या मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यही बोला था कि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म क्या है, इजीनेस इन एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म किस में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन को इजी करवा रहा है। मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन को इजी करवा रहा है। और क्या यही देखने को मिला आपको यहाँ पे, फेज फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, फेज फर्स्ट से फेज सेकंड के अंदर ट्रांसफर हुआ और फेज सेकंड के अंदर कॉन्जुगेट जुड़ता है। और कॉन्जुगेट कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों जुड़ के आयोनाइज कर देते हैं ड्रग को और वाटर सोल्यूबल बना देते हैं। और वाटर सोल्यूबल बनाते ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्या समझ आया सारा का सारा। उसके बाद आप देखना, उसके बाद यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, आल्सो इंक्रीज वाटर सोल्यूबिलिटी बट लेस देन फेज सेकंड। इसके अंदर एक पॉइंट लिखी हुई है यहाँ पे, इनएक्टिवेटेड ड्रग के प्लस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अपनों ने फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ा था, तो फंक्शनल ग्रुप जो अपने जोड़ते हैं वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। इसकी क्या करवाता है, फंक्शनल ग्रुप वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करवाता है। बट ये वाटर सोल्यूबिलिटी इतनी इंक्रीज नहीं करवाता जितनी ये इंक्रीज करवाता है। मतलब फेज सेकंड रिएक्शन जितनी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ाता है उतनी फेज फर्स्ट रिएक्शन नहीं बढ़ाता। फेज फर्स्ट रिएक्शन भी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ाता है, नो डाउट बढ़ाता है, बट फेज सेकंड से अच्छी नहीं बढ़ाता। तो फेज सेकंड बहुत ज्यादा वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन की कुछ एक्सेप्शंस की। फेज फर्स्ट रिएक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, फेज फर्स्ट रिएक्शन का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है, इनएक्टिवेशन करना, ड्रग का इनएक्टिवेशन करना। बट कुछ ड्रग्स, या फिर मैं कहूं कुछ प्रो ड्रग्स ऐसी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है। कुछ प्रो ड्रग्स कैसी होती है, जो एक्टिवेट हो जाती है फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। उन ड्रग्स का नाम याद रखना आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने यार, जो कि एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं काफी बार। तो कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के अंदर आपको सबसे पहला देखने को मिलेगा लीवोडोपा। नाम सुने होंगे आपने, कार्बिडोपा, लीवोडोपा। ये पार्किंसन डिजीज के अंदर काम में ली जाती है दवाई। तो ये लीवोडोपा प्रोड्रग होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे एसीई इनहिबिटर जितने भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो भी प्रोड्रग होते हैं। बट इनके अंदर दो एक्सेप्शन है, एक तो कैप्टोप्रिल और एक लिज्नोप्रिल। कैप्टोप्रिल और लिज्नोप्रिल दो एक्सेप्शन है इसके अंदर भी। बाकी सारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोड्रग होते हैं जो कि फेज फर्स्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। बट ये दोनों के दोनों क्या एक्सेप्शन है। इसके अलावा मैं आपको और एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्लोपिडोग्रेल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लोपिडोग्रेल। देन एंटीवायरल ड्रग नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फीमीसाइक्लोविर। देन इसके बाद फीमीसाइक्लोविर नाम लिखा हुआ है, क्लोपिडोग्रेल हो गया। क्लोपिडोग्रेल के बाद एक लास्ट है कार्बिमाजोल। ये कुछ ड्रग्स हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो लीवोडोपा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोपिडोग्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोड्रग के रूप में काम में ली जाती है। प्रोड्रग के रूप में काम में लेने का मतलब ये है कि ये प्रोड्रग होती है सारी की सारी ड्रग्स और फेज वन रिएक्शन के कांटेक्ट में आती है, फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। जबकि फेज फर्स्ट का मेन काम क्या है, इनएक्टिवेशन का। बट ये क्या हो रही है यहाँ पे, एक्टिवेट हो रही है। तो एक तो ये था यहाँ पे। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं, करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन तक अपनों ने पढ़ चुका था। फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ लिया था अपनों ने। अब फेज सेकंड रिएक्शन क्या करवा रहा था, फेज सेकंड रिएक्शन वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवा रहा था। वाटर सोल्यूबिलिटी फेज वन में भी बढ़ती है बट फेज टू के अंदर ज्यादा बढ़ती है। अब इससे आपको क्या चीजें समझ आती है, मैं आपको समझाता हूं कि जो फेज फर्स्ट रिएक्शन होते हैं उसके बेसिकली जो मेन काम होता है वो तो क्या होता है, इनएक्टिवेशन। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि फेज फर्स्ट का क्या काम है, तो फेज फर्स्ट का प्राइमरी एक्शन इनएक्टिवेशन है। बट अगर कल को क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर मल्टीपल करेक्ट आंसर दे रखे हो तो क्या दूसरा फंक्शन ये भी है वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवाना, और क्या तीसरा फंक्शन ये भी है ड्रग एक्टिवेशन कराना। तो क्या तीन फंक्शन हो गए फेज फर्स्ट रिएक्शन के। अगर मल्टीपल
करेक्ट आंसर है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर के अंदर तीनों चीजें करेक्ट है। अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फंक्शन ऑफ फेज फर्स्ट रिएक्शन की ड्रग के साथ क्या क्या होता है फेज फर्स्ट रिएक्शन में, और ऑप्शन के अंदर दे रखा हो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग एंड इंक्रीज वाटर सोल्यूबिलिटी, तो ध्यान रखना ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। बट अगर सिर्फ एक ऑप्शन दिया हो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, तो सिर्फ इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग आर करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान रखना दोनों क्वेश्चनों की। वहीं अगर फेज सेकंड रिएक्शन की बात की जाए तो फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फेज सेकंड रिएक्शन का तो सिर्फ एक ही काम है ना, वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवाना। यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पे कहीं से कहीं तक आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो फेज सेकंड रिएक्शन में आप क्या बोलोगे, फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर आप सिर्फ एक ही फंक्शन बताओगे कि वाटर सोल्यूबिलिटी को बढ़ा रहा है, एक्सक्रीशन के अंदर इजीनेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये फेज सेकंड का काम है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आया होगा यहाँ तक आपको। इसके बाद जो अपने पढ़ते हैं, इसके बाद अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, जिसके अंदर अपने अब क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये रिएक्शंस फेज फर्स्ट और फेज सेकंड रिएक्शंस है। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड रिएक्शंस इसलिए बोला, फेज फर्स्ट के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसको फेज फर्स्ट रिएक्शंस नाम दिए गए, फेज सेकंड के अंदर जो रिएक्शन होती है उनको फेज सेकंड रिएक्शन नाम दिया गया। अब फेज फर्स्ट के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, फेज सेकंड में बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो इनको याद करने के लिए मैंने क्या बनाया, मैंने एक छोटा सा मिनिमोनिक्स बनाया याद करने के लिए। फेज फर्स्ट की रिएक्शन याद करने के लिए मैंने मिनिमोनिक्स बनाया ORCAD, ORCHAD, ORCHAD मैंने मिनिमोनिक्स बनाया फेज फर्स्ट रिएक्शन को याद करने के लिए। तो याद रखना ये फेज फर्स्ट के लिए ORCHAD ORCAD जो होता है वो इसका मिनिमोनिक्स है याद रखने का। O फॉर ऑक्सीडेशन, R फॉर रिडक्शन, C फॉर साइक्लिजेशन, H फॉर हाइड्रोलिसिस, A फॉर एरोमेटाइज, A फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक जिसको अपने हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, एंड D फॉर डीएमिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर फेज फर्स्ट रिएक्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर नॉट फेज फर्स्ट रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके मिनिमोनिक्स बता दिए ताकि इजीली याद हो जाए आपको। वापस से बता देता हूं, O फॉर ऑक्सीडेशन, R फॉर रिडक्शन, C फॉर साइक्लिजेशन, H फॉर हाइड्रोलाइसिस, A फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक जिसको अपने हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं, D फॉर डीएमिनेशन। दूसरा है फेज सेकंड रिएक्शन। फेज सेकंड रिएक्शन जो होती है, फेज सेकंड रिएक्शन को जो अपने मिनिमोनिक्स से याद रखते हैं उसको अपने बोलते हैं GAMS, जैम्स आते हैं, जैम्स खाते हैं अपने, वो GEMS होते हैं, ये GAMS है जैम्स। तो जैम्स के मिनिमोनिक्स से आप याद रख सकते हो इनको। तो G से होता है ग्लूकोरोनोइडेशन, ग्लूकोरोनोइडेशन G से होता है, और G से एक और होता है ग्लूकाइनेशन, एंड एक होता है ग्लूटाथायोनेशन। ये 3 G से होती है फेज सेकंड रिएक्शंस। कौन कौन सी बताई मैंने, ग्लूकोरोनोइडेशन, देन दूसरा है ग्लाइसिनेशन, एंड तीसरा है ग्लूटाथायोनेशन। A से एसिटाइलेशन, M से मिथाइलेशन, एंड S से सल्फनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि आपको याद करनी ही पड़ेगी। इनके नाम याद रखना सफिशिएंट है, बिकॉज डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेज फर्स्ट रिएक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेज सेकंड रिएक्शन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने वाली, कि वो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फेज फर्स्ट रिएक्शन में सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सी है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी है फेज फर्स्ट रिएक्शन की। तो फेज फर्स्ट रिएक्शन की सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं अगर फेज सेकंड के अंदर पूछा जाए तो फेज सेकंड के अंदर मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी है, ग्लूकोरोनोइडेशन। कौन सी बताई मैंने, ग्लूकोरोनोइडेशन। ग्लूकोरोनोइडेशन फेज सेकंड रिएक्शन की मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एसिटाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन के अलावा मिथाइलेशन होता है, सल्फिनेशन होता है, ये तो नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। बट जो और ये ग्लाइसिनेशन, ग्लूटाथायोनेशन, ये सब नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। बट अगर अपने बात किसकी की जाए, ग्लूकोरोनोइडेशन की बात की जाए तो ये माइक्रोसोमल होता है। कौन सा होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। याद रखना, ये माइक्रोसोमल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाली माइक्रोसोमल रिएक्शन होती है। बट बाकी सारी कौन से, नॉन माइक्रोसोमल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन के, जो कि मैंने आपको बताए। अब इसके बाद बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपने, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन एम्स में आया हुआ भी है। वो होता है, वो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है उस साइटोक्रोम एंजाइम्स।
यहाँ पे क्या है, CYP450 एंजाइम्स लिखा हुआ है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, ध्यान देना, CYP450। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया एम्स के अंदर, क्वेश्चन ये पूछा गया CYP स्टैंड्स फॉर, CYP से आप क्या समझते हो, 450 क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए गए कई बार, मतलब बहुत डीप नॉलेज चेक कर ली गई कई बार एग्जाम्स के अंदर। तो CYP450 एंजाइम है, नो डाउट माइक्रोसोमल एंजाइम है, और बहुत सारी ड्रग्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। क्या बोला मैंने, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि CYP450 है क्या वास्तव में। CYP450 CY से तो आपको ये पता लगना चाहिए, CY का मतलब होता है साइटोक्रोम। क्या बोला मैंने, CY का मतलब क्या है, साइटोक्रोम, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। CY स्टैंड्स फॉर, ये एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है साइटोक्रोम। P का मतलब होता है पिगमेंट, क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, क्योंकि ये एंजाइम कहाँ मिलता है, सबसे पहले कहाँ मिला था, प्लांट के अंदर मिला था। दैट्स वाई P स्टैंड फॉर पिगमेंट, P स्टैंड फॉर पिगमेंट। एंड 450 जो है, 450 है वेवलेंथ। 450 क्या है, वेवलेंथ, मतलब 450 वेवलेंथ के ऊपर ये एंजाइम क्या एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 450 वेवलेंथ के ऊपर ये एंजाइम किसको एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये साइटोक्रोम P450 की पूरी कहानी है कि CY स्टैंड फॉर साइटोक्रोम, P स्टैंड फॉर पिगमेंट, एंड 450 स्टैंड फॉर आपका वेवलेंथ है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम भी पूछा हुआ है एक बार, एम्स ने, जिपमन ने शायद ये पूछ लिया था कि साइटोक्रोम से आप क्या समझते हो। साइटोक्रोम स्टैंड फॉर हीम प्रोटीन, साइटोक्रोम स्टैंड्स फॉर हीम प्रोटीन। एंड नो डाउट आपको सबको पता है हीम प्रोटीन बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ये एंजाइम भी साइटोक्रोम के थ्रू ऑक्सीजन को बाइंड करता है और अपनी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करवाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइटोक्रोम P450 एंजाइम मेजोरिटी ऑफ ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड साइटोक्रोम CY स्टैंड फॉर साइटोक्रोम, जो कि एक हीम प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। P स्टैंड फॉर पिगमेंट, जो कि सबसे पहले प्लांट में मिला था। एंड 450 स्टैंड फॉर वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे ये लाइट एब्जॉर्व करता है ये एंजाइम 450 mm होती है जो। तो ये था पूरा का पूरा साइटोक्रोम P450 के बारे में। इसके बाद साइटोक्रोम P450 के बाद अपने बात करते हैं साइटोक्रोम P450 जो होता है, तो ये फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर मेटाबोलाइज होता है, फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर मेटाबोलाइजेशन का काम करता है। इसके सब क्लासेज है बहुत सारे, इस एंजाइम की बहुत सारी सब क्लासेज है। सब क्लासेज का मतलब इसके बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स हैं, जैसे CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, ये सारी की सारी सब क्लासेज है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स के। तो ये सारी की सारी जो सब क्लासेज है, ये सब में मतलब मैक्सिमम ड्रग्स को मेटाबोलाइज करती है, और सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक ड्रग्स है जिनको ये मेटाबोलाइज करते हैं। मतलब हर एंजाइम अपनी स्पेसिफिक ड्रग्स के ऊपर काम करता है और उनको मेटाबोलाइज करवाने में हेल्प करता है। नो डाउट घबराना मत कि आपको सारी ड्रग्स याद रखनी पड़ेगी, सारे एंजाइम्स याद रखने पड़ेंगे, नहीं रखने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा जो आपको याद रखने हैं, बट मैंने क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारी ड्रग्स यहाँ पे दिखाई है, सारी ड्रग्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको एंजाइम्स के साथ। डोंट बी हेजिटेट कि इतनी सारी ड्रग्स कैसे याद होगी, जो धीरे धीरे अपने आगे पढ़ेंगे तो सब अपने आप याद होता चला जाएगा। तो ये एक एंजाइम है CYP1A2। तो ये CYP1A2 के अंदर C आपको पता है ये साइटोक्रोम को डिनोट करता है, P पिगमेंट को डोनेट करता है, यहाँ पे 1 किसको डोनेट करता है, 1 यहाँ पे फैमिली को डिनोट करता है, A जो है वो सब फैमिली को डिनोट करता है, और 2 जो है वो जीन नंबर को डिनोट करता है। 2 किसको डिनोट करता है, जीन नंबर को डिनोट करता है। तो इस टाइप से ये सब क्लासेस का क्लासिफिकेशन है, सब क्लासेस के अंदर कौन किसको शो कर रहा है। तो जो CYP1A2 जो एंजाइम है, इससे कौन कौन सी ड्रग्स मेटाबोलाइज होती है, जैसे टेमोक्सिफेन, टेराकाइन, थियोफाइलिन, ये वाली ड्रग्स क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है इस एंजाइम से। ये वाली ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है इस एंजाइम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ CYP2B6, इससे कौन कौन सी ड्रग्स होती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथाडोन, देन C4P2C19, इनसे कौन कौन सी ड्रग्स मेटाबोलाइज होती है, ओमपेराजोल, ठीक है, ओमिपेराजोल। दूसरा इससे कौन कौन सी ड्रग्स एक्टिवेट होती है, प्रोड्रग क्लोपिडोग्रेल। तो ये क्या है, ये इन एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही है सारी की सारी ड्रग्स, और नथिंग, कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा, सिर्फ मेटाबोलाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे 2 ड्रग्स हैं, एक तो ओमिपेराजोल और दूसरा है क्लोपिडोग्रेल।
तो ये दोनों की दोनों क्या हो रही है, एक ही एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही है। तो जो दवाइयाँ एक ही एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है तो कहीं ना कहीं उनको क्या किया जाता है, उनको अवॉइड किया जाता है, एक साथ नहीं दिया जाता। उनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, एक साथ नहीं दिया जाता। अब क्यों नहीं दिया जाता एक साथ? जैसे क्लोपिडोग्रेल मैं बताऊं आपको, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती है दवाई। एंड ओम्पेराजोल पता ही है आपको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि अपने आगे पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये ड्रग्स दो है। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन के अंदर पेशेंट आया जो एमआई का पेशेंट है, और वो कौन सी दवाई ले रहा है, क्लोपिडोग्रेल ले रहा है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, क्लोपिडोग्रेल ले रहा है, एमआई का पेशेंट है। आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली, आपने बिना हिस्ट्री लिए, उस पेशेंट ने कंप्लेन बताई कि मुझे पेप्टिक अल्सर है, और पेप्टिक अल्सर में आपने उस पेशेंट को ओमेपेराजोल प्रेस्क्राइब कर दिया बिना उसकी हिस्ट्री लिए। पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने जाके ओमेपेराजोल भी ले ली और क्लोपिडोग्रेल भी ले ली। अब हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो नो डाउट रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। दोनों के दोनों ड्रग्स है, सेम रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए कंपटीशन करेगी, और हो सकता है क्लोपिडोग्रेल ना बाइंड हो पाए और ओमिपेराजोल बाइंड हो जाए उस रिसेप्टर के साथ। तो क्या क्लोपिडोग्रेल का एक्शन पूरा का पूरा इनहिबिट हो जाएगा? जो पेशेंट एमआई के लिए क्लोपिडोग्रेल ले रहा था उसका पूरा का पूरा एक्शन इनहिबिट हो गया। क्यों इनहिबिट हो गया? क्योंकि आपने सेम एंजाइम पे काम करने वाली दूसरी ड्रग उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दी बिना उसकी हिस्ट्री जाने, और दूसरी ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड हो गई जाके, क्लोपिडोग्रेल बाइंड नहीं हो पाई, और जैसे ही वो बाइंड नहीं हो पाई उसका पूरा एक्शन इनहिबिट हो गया। एंड नो डाउट पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। तो कुछ ना कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है आपको, कि कौन सी दवाई आपको साथ में देनी है, कौन सी दवाई नहीं साथ में देनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ओमिपेराजोल एंड क्लोपिडोग्रेल दोनों को अपने साथ में नहीं दे सकते। उसके बाद CYP2C9 फेनिटोइन एंड वारफेरिन, इनसे मेटाबोलाइज, ये दोनों ड्रग मेटाबोलाइज इस एंजाइम से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखने वाली ठीक है। जो आपको बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको आपको याद रखना है ये वाला एंजाइम। उसके बाद CYP2D6 ये वाले ड्रग्स जो है मेजोरिटी ये किसको करती है, जितनी भी अपनी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है उस पर ज़्यादा काम करती है ये वाला एंजाइम्स। जैसे कि बीटा ब्लॉकर हो गया, देन साइकेट्रिक ड्रग हो गई सारी की सारी। साइकेट्रिक ड्रग कौन कौन सी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक, सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, अभी कुछ भी डोंट बी हेजिटेट कि ये क्या कौन से नाम है, कैसे नाम आ रहे हैं। देन ओपोइड्स के बारे में, ओपोइड्स को भी मेटाबोलाइज यही करती है, जैसे ये टर्माडोल हो गया, और ये टेमोक्सीफेन को एक्टिवेट भी करवाती है, टेमोक्सीफेन को एक्टिवेट भी करवाती है। उसके अलावा CYP2E1, तो अगर इसकी बात की जाए तो इथेनॉल एंड इफ्यूरेन, इनको मेटाबोलाइज करवाती है। सिंपल नाम बता रहा हूँ आपको बिकॉज KDT के अंदर दिए हुए हैं नाम सारे के सारे, डेट्स वाई आपको ये नाम पढ़ा रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा मत समझना ही सारे अभी याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद जो एंजाइम है CYP3A4, ये एंजाइम क्या करता है, ये मैक्सिमम 50% से ज़्यादा ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। क्या बोला मैंने, ये भी उसी का सब क्लास है, उसी का सब क्लास है ये भी CYP3A4, साइटोक्रोम P450 का ही, और मेन माइक्रोसोमल एंजाइम है। और ये क्या करता है, ये मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ 50% ड्रग इसी से क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। बाकियों से भी हो रही है बट बाकियों के कंपैरिजन में 50% ड्रग इसी से मेटाबोलाइज होती है। और कौन कौन सी ड्रग्स मेटाबोलाइज होती है इससे, जैसे प्रोटीएज इनहिबिटर जो कि एंटी रेट्रोवायरल एंटी HIV ड्रग्स है, प्रोटीएज इनहिबिटर, स्टैटिन्स, मायोड्रोन, ठीक है, देन एस्ट्रोजन, इरेथ्रोमाइसिन और मेफिप्रिस्टोन, ये सारी की सारी ड्रग्स है जो साइटोक्रोम C4P3A4 से मेटाबोलाइज होती है। इस एंजाइम का आपको नाम याद रखना है क्योंकि एक बार एक एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा गया भी है, साइटोक्रोम P450 की सब क्लास का सबसे मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा है। साइटोक्रोम P450 सब क्लास का सबसे मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा है जो मैक्सिमम ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, तो उसके अंदर ये नाम दिया हुआ था C4P3A4। तो इसको इसलिए आपको याद रखना है, ये नाम ये पूछा हुआ है एक बार एग्जाम के अंदर, डेट्स वाई। और एग्जाम्पल्स धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे नो डाउट। तो ये थी कुछ रिएक्शंस के बारे में, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस के बारे में, जिसको अपनों ने देखा ध्यान से। उसके बाद अपनों ने साइटोक्रोम एंजाइम के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो अपने पढ़ेंगे, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद जो अपने देखेंगे, इसके बाद अपने फेज़ 2 देखेंगे। अब ये फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 1 के अपने ने सारे एंजाइम्स पढ़ चुके, जितने भी एंजाइम्स हेल्प कर रहे थे वो सारे एंजाइम्स जो थे साइटोक्रोम P450, कोई ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, कोई रिडक्शन के थ्रू काम करता है, कोई साइक्लाइजेशन के, एरोमेटिक, एलिफेटिक, हाइड्रोक्सिलेशन, सब अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू काम करते हैं। इतना डीप में आपको नहीं जाना है।
बट अब जो बात करते हैं फेज सेकंड की बात करते हैं। फेज सेकंड के अंदर अपने किसके बारे में देखेंगे, फेज सेकंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लूकोरोनोइडेशन। ग्लूकोरोनोइडेशन के बारे में पढ़ेंगे अपने। ग्लूकोरोनोइडेशन से जो होते हैं बहुत सारी जो ड्रग्स होती है वो मेटाबोलाइज होती है ग्लूकोरोनोइडेशन से। ग्लूकोरोनोइडेशन से जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होती है उसके अंदर आपको मैं नाम बता देता हूँ। एक तो अपनी स्टैटिन्स हो गए, एस्ट्रोजन हो गए और बेंजोडाइजापाइंस हो गई। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स है ये किससे होती है, ये सारी की सारी ग्लूकोरोनोइडेशन से मेटाबोलाइज होती है ड्रग फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोरोनोइडेशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये वाली ड्रग्स है कौन सी डिजीज के अंदर अपने को नहीं देनी होती। ये वाली जो ड्रग्स है मतलब ऐसी ड्रग्स जो ग्लूकोरोनोइडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही है उसको अपने कौन सी डिजीज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, कौन सी डिजीज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, तो उसका नाम होता है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। कौन सा नाम है, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। क्रिगलर नाजार सिंड्रोम के अंदर अपने ये ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो ग्लूकोरोनोइडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है उसको बिल्कुल इनहिबिट करते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यार ये जो सिंड्रोम होता है इस सिंड्रोम के अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोरोनोइडेशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ग्लूकोरोनोइडेशन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगी, और जब ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी तो ड्रग की क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज ना हो इसलिए अपने क्या करवाते हैं, इसलिए अपने इस डिजीज के अंदर ये वाली सारी की सारी ऐसी ड्रग्स जो ग्लूकोरोनोइडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही है उसको क्या करवाते हैं, अपने कॉन्ट्रा इंडिकेट कराते हैं। वहीं अगर एस्ट्रोजन की बात की जाए तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है एस्ट्रोजन के अंदर कि एस्ट्रोजन जो है वो दोनों रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू तो वो साइटोक्रोम P34A के थ्रू मेटाबोलाइज होगा एंड फेज सेकंड के थ्रू किसके थ्रू होगा, वो ग्लूकोरोनोइडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से वही बात आ गई कि ड्रग है जिसको फेज फर्स्ट रिएक्शन भी मेटाबोलाइज कर रही है और फेज सेकंड रिएक्शन भी मेटाबोलाइज कर रही है, ठीक है। अब फेज फर्स्ट रिएक्शन भी मेटाबोलाइज कर रही है, फेज सेकंड रिएक्शन भी मेटाबोलाइज कर रही है। फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एस्ट्रोजन आया और फेज सेकंड के अंदर क्या हुआ, एस्ट्रोजन के साथ आपने किसको बाइंड कर दिया, ग्लूकोरोनोइडेशन को बाइंड कर दिया। यही तो किया आपने। फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हुआ जी, ये ग्लूकोरोनोइडेशन उसके साथ बाइंड हो गया एस्ट्रोजन के साथ। अब हुआ क्या कि एस्ट्रोजन तो होता है वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। अब आपने जैसे ही एस्ट्रोजन दिया, एस्ट्रोजन देने से एस्ट्रोजन जैसे ही दिया और ये ग्लूकोरोनोइडेशन के साथ बाइंड हुआ, इसको मेटाबोलाइज होना था। अब इसको मेटाबोलाइज होना था तो ये जैसे ही इंटेस्टाइन के पास जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोरोनोइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है कोलोन के अंदर। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोरोनोइडेज एंजाइम कोलोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैं इसका आपको नॉर्मल एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रहा हूं कि फेज फर्स्ट रिएक्शन देन फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर एस्ट्रोजन किसके साथ बाइंड हुआ, एस्ट्रोजन ग्लूकोरोनोइड के साथ बाइंड हुआ। जैसे ये बाइंड होता है, इसके साथ बाइंड होने के बाद जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूकोरोनोइडेज एंजाइम होता है कोलोन के अंदर। और वो ग्लूकोरोनोइड एंजाइम क्या करता है, इसको ग्लूकोरोनोइडेशन को इनहिबिट करवा देता है। इसको क्या करवाता है, पूरा का पूरा इनहिबिट करवा देता है। और जैसे ही इसको इनहिबिट करवाता है, इनहिबिट करवाते ही क्या देखने को मिलता है, आपका जो एस्ट्रोजन होता है जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल है वो वापस से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जिस एंजाइम के थ्रू आपने इसको इनहिबिट करवाया है, अब बचा क्या, एस्ट्रोजन बचा, और एस्ट्रोजन बचा उसको एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, दोबारा से क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सर्कुलेशन के अंदर। और एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन से दोबारा, क्योंकि यार ये मेटाबोलाइज पूरा हो ही नहीं पाएगा ना, और मेटाबोलाइज पूरा नहीं हो पाएगा तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, और बॉडी से जब एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, जब इसी को इनहिबिट करवा दिया आपने, तो बचा क्या, सिर्फ एस्ट्रोजन बचा। और एस्ट्रोजन क्या, हाईली लिपिड सोल्यूबल है, और जो हाईली लिपिड सोल्यूबल है उसको तो बॉडी हाथों हाथ एब्जॉर्ब करती है, ब्लड ल्यूमन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है उसको। जैसे ही हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू उसको क्या कर दिया जाएगा, दोबारा सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। और जैसे ही दोबारा सर्कुलेशन के अंदर उसको भेजा जाएगा, सर्कुलेशन में जाते ही क्या उसकी टी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, क्या उसका एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा उस ड्रग का। और इसी मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम करती है पूरी की पूरी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यही मैकेनिज्म होता है जो कि इसी के ऊपर काम करती है, इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ड्रग को, इसी बेसिस पे काम करती है। ग्लूकोरोनोइडेज एंजाइम के ऊपर काम करती है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे ये मैंने समझाया क्यों, आपको ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने ये इसलिए समझाया
कि क्वेश्चन एक बार क्या पूछा गया, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कोई भी ऐसी फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग ले रही है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग लेते लेते उस फीमेल के अंदर क्या देखा गया, उस फीमेल के अंदर कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल डिजीज देखने को मिली, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल डिजीज देखने को मिली उसके अंदर। डॉक्टर ने बिना हिस्ट्री जाने क्या किया, डॉक्टर ने बिना हिस्ट्री जाने उसको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दी। मैंने जो बोला ध्यान से सुनना, कोई फीमेल है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही थी और उसके क्या हुआ, उसके कोई भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल डिजीज हुई, डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी बिना उसकी हिस्ट्री लिए कि आप कोई पिल्स तो नहीं ले रहे पहले से, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा और डायरेक्ट एंटीबायोटिक उसने प्रिस्क्राइब कर दी। अब उसने जैसे ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी फीमेल को, एंटीबायोटिक फीमेल ने ली, फीमेल ने जैसे ही एंटीबायोटिक्स ली, फीमेल की एंटीबायोटिक्स लेते ही ये वाला एंजाइम जो कोलोन में प्रेजेंट था, ग्लूकोरोनोइडेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या हो गया, खत्म हो गया, ये वैनिश हो गया, एंजाइम कोलोन से मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि आप क्या ले रहे थे, एंटीबायोटिक ले रहे थे। और जब ये एंजाइम मर गया एंटीबायोटिक लेने की वजह से, तो जब ये एंजाइम मर गया तो क्या ये एंजाइम इसको इनिबिट नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा ना यार, क्योंकि यही एंजाइम तो इनिबिट कर रहा था। अब आपने ये एंजाइम एंटीबायोटिक की वजह से वैनिश करवा दिया, बॉडी से ही निकल गया, ये एंजाइम ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, तो क्या आप इसको इनिबिट नहीं करवा पाओगे। और जब आप इसको इनिबिट नहीं करवा पाओगे तो क्या आपका एस्ट्रोजन जो है इससे बाइंड रह जाएगा, और एस्ट्रोजन जब इससे बाइंड रह जाएगा तो क्या वो हाईली लिपिड सोल्यूबल नहीं बन पाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वाटर सोल्यूबल बन जाएगा। और जब वो वाटर सोल्यूबल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड होते ही बॉडी से कहां जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और क्वेश्चन यही पूछा गया था एक बार जिपमर के अंदर कि आपकी फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल है जो क्या कर रही है, जो एक ओरल पिल ले रही है और उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने से क्या हुआ उसकी बॉडी के अंदर, जिसके कारण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर देखने को मिला। क्यों फेलियर हो जाएगी, ओरल पिल्स क्यों काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ओरल पिल इसलिए काम नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने उसका एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन जो रीएब्जॉर्ब हो रही थी दवाई दोबारा, वो आपने बंद करवा दी। क्यों बंद हो गई, क्योंकि ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम को इनिबिट करवा दिया आपने, जिसके कारण एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन नहीं हो पाया, दवाई रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाई, उसका एक्शन प्रोलॉन्ग नहीं हो पाया, और हुआ क्या, ड्रग वाटर सोल्यूबल बन गई, वाटर सोल्यूबल बन के बॉडी से आयोनाइज्ड हो गई, और आयोनाइज्ड होकर बॉडी से बाहर निकल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका जो कि पूछा गया था, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, उस क्वेश्चन का आंसर था मेन कोज क्या होता है एंटीबायोटिक देने के कारण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेलियर का। तो मेन कोज क्या होता है, गट स्टरलाइजेशन। क्या होता है, गट स्टरलाइजेशन मेन कोज होता है एंटीबायोटिक का, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण टी हाफ लाइफ कम हो जाती है किसी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, अपना एक्शन नहीं दिखा पाती। तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो कि पूछा हुआ है जिपमर के अंदर एक बार, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और होपफुली समझ आया होगा आपको। उसके बाद जो और दूसरी जो रिएक्शंस है, और दूसरी रिएक्शंस के अंदर गुल्टाथायोनेशन के थ्रू कौन कौन सी दवाइयाँ मेटाबोलाइज होती है, इफोस्फामाइड हो गया, एंड टोस्फामाइसिन हो गया। देन ग्लाइसिनेशन के थ्रू कौन सी होती है, निएसिन हो गई। एसिटाइलेशन के थ्रू कौन सी दवाइयाँ मेटाबोलाइज होती है, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, आइसोनियाजोइड, देन प्रोकैनामाइड। तो ये सारी की सारी कुछ दवाइयाँ हैं जो किसके थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, और इनका सबसे मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस, जो कि सुना हुआ है सबने, एसएलई बोलते हैं जिसको अपने, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटस, जो कि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इस दवाई का इनका देखने को मिलता है। जो भी इस रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज होती है ड्रग्स, उनके अंदर मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटस। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद अपने देखते हैं लास्ट पॉइंट इस फेज सेकंड रिएक्शन का। लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में और क्या बचती है, और कौन कौन सी फेज सेकंड रिएक्शंस बच गई है, मिथाइलेशंस बच गई है। मिथाइलेशंस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा, और सल्फोनेशन के थ्रू जितनी भी स्टीरॉइड्स होती है वो सल्फोनेशन के थ्रू क्या होती है, मेटाबोलाइज करी जाती है। तो ये कुछ ड्रग्स है और कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको याद रखनी है। इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शंस आ जाते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर दो टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं अपने, एक तो ड्रग इंडक्शन पढ़ते हैं और एक ड्रग इनिबिशन पढ़ते हैं। ड्रग इंडक्शन, ड्रग इनिबिशन नहीं, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन पढ़ते हैं अपने। एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ये दो चीज़ें ध्यान से समझना है क्या,
मतलब एंजाइम इंडक्शन का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा दे रहे हो पेशेंट को जिसके कारण बॉडी के अंदर जो लीवर के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो बढ़ जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, अपनी अमाउंट बढ़ा लेते हैं, नंबर बढ़ा लेते हैं। तो अगर ये एंजाइम इंडक्शन कुछ भी ऐसा दिया आपने, कोई भी ऐसी ड्रग दे दी, कुछ भी ऐसा इंटरेक्शन करवा दिया आपने दो ड्रग्स का जिसके कारण एंजाइम इंडक्शन हो जाए या फिर एंजाइम का इनहिबिशन हो जाए, एंजाइम कम हो जाए, एंजाइम कम हो जाए। अब दो चीज़ें देखना, अगर एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ड्रग ज़्यादा आयोनाइज होएगी, और जब ड्रग ज़्यादा आयोनाइज होएगी तो ड्रग बहुत जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और क्या ड्रग फेलियर देखने को मिलेगा। यही तो कंसेप्ट है एंजाइम इंडक्शन का। और एंजाइम इनहिबिशन का क्या कंसेप्ट है, एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होंगे ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए, और जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए तो क्या ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और जब ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी तो क्या सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा ड्रग की अमाउंट बढ़ जाएगी, और जब ड्रग की अमाउंट सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या है, एक खराब मैकेनिज्म है, बहुत बेकार चीज़ है जो कि फीटस मतलब जो कि फैटल कंडीशन क्रिएट कर सकती है बॉडी के अंदर, जो कि डेथ भी केस कर सकती है, ड्रग टॉक्सिसिटी। तो ये था कुछ एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था मेरे को आपको एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन के लिए कि क्रोनिक एल्कोलिज्म, क्या बोला मैंने, क्रोनिक एल्कोलिज्म क्या कोज करता है, एंजाइम इंडक्शन। क्रोनिक एल्कोलिज्म इज एन एंजाइम इंडक्शन। वहीं अगर एक्यूट एल्कोलिज्म की बात की जाए तो एक्यूट एल्कोहल क्या करवाता है, एंजाइम इनहिबिशन करवाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जा सकता है कि क्रोनिक एल्कोलिज्म एंजाइम इंडक्शन होता है या फिर एंजाइम इनहिबिशन होता है। तो एंजाइम इंडक्शन होता है क्रोनिक एल्कोलिज्म। और वहीं अगर इनहिबिशन की बात की जाए तो एक्यूट एल्कोहल जो होती है वो इनहिबिशन का काम करती है। उसके बाद लास्ट बात करते हैं अपने कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि एंजाइम इंड्यूस करवाती है और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो एंजाइम को इनहिबिट करवाती है। तो इसके लिए भी मैंने मिनेमोनिक्स बनाया है जो कि आपको याद रखना है। मिनेमोनिक्स में सबसे पहले एंजाइम इंडक्शन के लिए जो मिनेमोनिक्स बनाया मैंने वो बनाया ग्रैब प्रियंका चोपड़ा, GRAB ग्रैब प्रियंका चोपड़ा, ये वाला मिनेमोनिक्स बनाया मैंने जो कि आपको एंजाइम इंडक्शंस को याद रखवाने में हेल्प करेगा। तो इसको याद कैसे करना आपको, इसको आपको जो नाम है ग्रैब प्रियंका चोपड़ा, इसके थ्रू आप कौन कौन सी दवाइयाँ याद रखोगे, कौन कौन सी ड्रग्स याद रखोगे। G स्टैंड फॉर ग्रीसोफ्लुविन, R स्टैंड फॉर रिफाम्पिसिन, A स्टैंड फॉर क्रोनिक एल्कोहल, A स्टैंड फॉर क्रोनिक एल्कोहल, B स्टैंड फॉर बेंजीपायरिन, B स्टैंड फॉर बेंजीपायरिन। एंड प्रियंका का P लेना आपको, P स्टैंड फॉर फेनियोटोइन, फिनोबार्बिटोन एंड प्रीमिडोन, P stands for phenytoin, phenobarbital and primidone, and C stand for carbamazepine. Carbamazepine एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। ये सारी की सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। बेसिकली आप अगर देखोगे P और C वाली जो सारी ड्रग्स है वो कौन सी है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी पेशेंट है अगर वो लंबे टाइम से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहा है तो उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अपने को। तो इसका आंसर बहुत कॉमन सा है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अपने को। और ये पूछा हुआ भी है एम्स ने एक बार, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है पेशेंट्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये याद रखना। वहीं अगर एंजाइम इनहिबिशन की बात की जाए तो एंजाइम इनहिबिशन की जो मिनेमोनिक्स बना रखा है एंजाइम इनहिबिशंस का, वो मैंने मिनेमोनिक्स बनाया क्विक वेज डिनर। क्या बनाया, क्विक वेज डिनर, QUICK क्विक VEG वेज एंड डिनर। क्विक वेज डिनर के अंदर आप कौन कौन सी ड्रग्स लोगे, Q से क्विनिडिन, I से आइसोनियाजोइड, देन C से सिमेटिडिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, K से कीटोकिनाजोल, V से वाल्पोरेट, E से इरेथ्रोमाइसिन एंड G से ग्रेप फ्रूट जूस, अंगूर का जूस। तो डेट्स वाई अपने ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हर किसी को कि कोई भी ड्रग लेने के थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद अंगूर ना खाया जाए या फिर अंगूर का जूस ना पिया जाए। एंड डिनर में D से आप क्या देखते हो, D से डाई इथाइल कार्बामेजापाइन, D से डाई इथाइल कार्बामेजापाइन। तो ये कुछ ड्रग्स है एंजाइम इंडक्शन क्रिएट करती है और कुछ ड्रग्स है जो एंजाइम इनहिबिशन कोज करती है। मिनेमोनिक्स से आपको याद हो गया होगा शायद, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एंजाइम इंडक्शन में पूछा जाता है वो है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है रिफाम्पिसिन, क्योंकि ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी है तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसलिए पूछा जाता है। और वहीं अगर एंजाइम इनहिबिशन की बात की जाए तो एंजाइम इनहिबिशन में सिमेटिडिन, कीटोकिनाजोल और ग्रेप्स जूस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। एंजाइम इनहिबिशन कौन सा करते हैं, जिनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है कीटोकिनाजोल।
तो ये कुछ एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन है जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा हुआ भी है कई बार एग्जाम्स के अंदर कि अगर रिफाम्पिसिन के साथ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दोगे, रिफाम्पिसिन के साथ आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। वही वाली बात है, एंजाइम के नंबर बढ़ जाएंगे, एंजाइम के नंबर बढ़ जाएंगे तो ड्रग जो होती है वो क्या हो जाएगी, जल्दी आयोनाइज हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल बन जाएगी और बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी जल्दी से। दैट्स वाई रिफाम्पिसिन के साथ अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दोगे तो पेशेंट की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो फेल हो जाती है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन इनहिबिशन के ऊपर बनता है। इनहिबिशंस के अंदर कीटोकिनाजोल है। कीटोकिनाजोल के साथ अगर आप एक ड्रग का नाम दे रखा है यहाँ पे मैंने टर्फेनाडिन, अगर कीटोकिनाजोल के साथ आप टर्फेनाडाइन को बाइंड कर दोगे, कीटोकिनाजोल के साथ आप टर्फेनाडिन को बाइंड कर दोगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको अरिथमिया देखने को मिलता है। टोर्सेट्स बोलते हैं इसको, जो कि एक टाइप का अरिथमिया है जिसके अंदर क्यूटी इंटरवल्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। क्यू और टी कॉम्प्लेक्स जो क्यूटी इंटरवल होता है ईसीजी के अंदर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल की बात है, अगर समझ आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो डेट्स वाई अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस भी अपने कभी भी नहीं देते पेशेंट को, कौन सा, एक तो कीटोकिनाजोल और टर्फेनाडाइन, ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं देते पेशेंट को। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर एरिथमिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। और दूसरा अपने एंजाइम इंड्यूसर्स रिफाम्पिसिन के साथ कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को फेल कर देती है। तो दिस इज गाइज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, जो कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। इससे इनफ कहीं भी नहीं है मेटाबॉलिज्म के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी कि इससे ज़्यादा कहीं आ भी नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस बनता भी नहीं, क्योंकि केटीडी पूरी कवर करी है इसके अंदर। एक एक पॉइंट कवर किया हुआ है केडीटी का इसके अंदर, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने केडीटी का इसके अंदर। और ये पूरा का पूरा था, ये पूरा का पूरा क्या था, जिसके अंदर आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी जो मेटाबोलाइज करने की कौन कौन से एंजाइम्स है जो मेटाबोलाइज कर रहे हैं, कौन कौन सी ड्रग्स है, जो इंट्रैक्शंस पढ़ सकते हो आप ड्रग्स के बारे में, और क्या क्या मेटाबॉलिज्म की कौन कौन सी रिएक्शंस है जो याद कर सकते हो आप। सबके मिनिमोनिक्स बताए हैं मैंने, बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको, कौन सी ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है, कौन सी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो ये सारा का सारा आप आराम से इस मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म गाइज। एंड इसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।